नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस, मोस्ट अवेटेड क्लास, विशेष रूप से उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जो लंबे समय से अपने एग्जाम के लिए परेशान हो रखे थे। क्योंकि हाल ही में हमारे इस सेशन का बहुत ज्यादा यूज जो है वो हमें भी फील हुआ और बच्चों की तरफ से भी हमसे कहा गया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं आपका ये सेशन नहीं कर पा रहा था। तो आज के सेशन में हम शुरू करेंगे आपकी इस क्लास को और बहुत ही अल्टीमेट तरीके से हम जानने की शुरुआत करेंगे क्या कुछ खास है आज के सेशन में। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से एक बार आप सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए और आरएनए के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन्हें एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता रहा हूं यहाँ पे जब हम सेशन को शुरू करें। आज के दिन राजस्थान प्रशासनिक सेवा का पेपर खत्म हुआ है, आरएएस मेंस का एग्जाम खत्म हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं ये आरएएस मेंस का एग्जाम लिख करके आए हैं। साथियों, इस एग्जाम को लिखने के बाद उनका पर्सनल फीडबैक जो है ना वो बहुत ही अल्टीमेट आ रहा है। हमारी क्लास से हूबहू उठ करके बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आए हैं, विशेष रूप से जो करंट अफेयर्स में जो हम आप लोगों के साथ डील कर रहे हैं चीजें, जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इनसे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, इकोनॉमिक्स, ये सब जुड़ करके आए। सोचिए कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अब्राहम अकॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो हो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, ये सब चीजें जो अपन बहुत कॉमन रूप से डिस्कस कर रहे हैं आए दिन, वो परीक्षाओं में पूछी जा रही हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ में प्राची, अमिया, प्रियांशु, चंद्रप्रकाश, अभिमन्यु, सुनील, सत्या, सुभाष, आदर्श, प्रतीक, बिट्टू, जागृति, नवीन, कल्पना, सभी साथी उपस्थित हैं और उन सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। और मुझे उम्मीद है कि आप आज के इस सेशन को बहुत अच्छे से अपने लिए काम में लेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस वीक के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं। बेटा, सबसे पहली जानकारी बन रही है कि जापान के प्रधानमंत्री जो फ्यूमियो किशिदो हैं वो हाल ही में भारत की यात्रा पर आए। उनकी यात्रा जो कितनी महत्वपूर्ण रही, आज के सेशन में हम इस बात को समझेंगे। कारण यह है कि जापान हमारे साथ क्वाड मेंबर सदस्य भी है, साथ में यूक्रेन क्राइसिस भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में जापान के प्रधानमंत्री का भारत आना, अगले महीने वांग वी जो चाइना के राष्ट्र मतलब विदेश मंत्री हैं उनका भारत आना, स्कॉट मॉरिसन का भारत सरकार से बात करना, ये तमाम ऐसे घटनाक्रम हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में आपको समझाएंगे और बताएंगे कि भारत की अंतरराष्ट्रीय रूप से कितनी महत्वपूर्ण छवि होती जा रही है। ठीक इसी प्रकार से 11 मार्च को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.646 बिलियन घटकर 622,275 बिलियन रह गया है, जो कि 2 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर चला गया है। तो भारत का फॉरेक्स रिजर्व क्यों घटा, इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ाऊंगा यहाँ पर, और वो हम पढ़ेंगे फॉरेक्स के अंदर जो डॉलर स्वैप होता है या करेंसी स्वैप होता है। आज के सेशन में हम उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न है और इसको आप अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए तैयार करें। और प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र ने हाल ही में केंद्र सरकार से कहा है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है उससे बाहर निकलना चाहता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से महाराष्ट्र बाहर निकलना चाहता है। क्यों बाहर निकलना चाहता है ना, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। एक प्रकार से इसको ऐसे तैयार करिएगा कि क्यों, मतलब फसल बीमा योजना के अंदर कमियां क्या हैं, है ना, राज्य सरकारें क्यों बाहर निकलना चाहती हैं। ऑलरेडी कई राज्य सरकार इस योजना से बाहर निकल चुकी हैं। हम ये भी समझेंगे कि महाराष्ट्र ने क्या इसका कोई अल्टरनेटिव सुझाया है क्या। आज के सेशन में हम आपको ये बात समझाएंगे, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ हाल ही के अंदर एक और न्यूज सुर्खी में है और वो है जिनेवा कन्वेंशन। साथियों, यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस में जिनेवा कन्वेंशन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान समय में हमें नहीं पता किसने किसके कितने सैनिकों को गिरफ्तार कर रखा है। आपको याद हो कि जब हमारे अभिनंदन पाकिस्तान पर गोला गिराने गए थे तब उनका विमान क्षतिग्रस्त हुआ और पाकिस्तान में उन्हें रोका गया, पकड़ा गया। तो उस समय भी हमने जिनेवा कन्वेंशन के बारे में बात की थी। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या खास है जिनेवा कन्वेंशन में। आज के सेशन में इस विषय के ऊपर चर्चा की जाएगी। अंटार्कटिका में तापमान सामान्य से 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। ये बात मुझे भी नहीं जच रही है, लेकिन कम से कम 4-5 न्यूज़पेपर्स में जब मैंने ये न्यूज़ देख ली तो उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, अब मुझे इस न्यूज़ को पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये वैसे तो मेरे भी डाइजेस्ट नहीं हुई जैसे आपके नहीं होगी। 70 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत कुछ होता है। फिर भी मैं आपसे इसको डिस्कस करूंगा और आज के सेशन में हम बात करेंगे। विकास चौहान भर भर के लिख रहे हैं, अंकित सर, अंकित सर, भैया बहुत सारा प्यार आपको, मतलब बहुत सारे जो है ना दिल उड़ा उड़ा के भेज रहे हो।
मजा आ गया है। और आप में से पता नहीं किसी ने क्यों इस बात को सोच लिया कि हमारी आरएनए की क्लास होगी या नहीं। आपकी क्लास निश्चित होगी, मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और ये मतलब YouTube पर फ्री क्लास है, इसमें कोई भी आमदनी का काम नहीं हो रहा है ना। तो इस क्लास को आप बेझिझक पढ़िए। मैं व्यूज के लिए भी इस क्लास को नहीं पढ़ाता, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि व्यूज तो हमारे इश्यूज पर बहुत अच्छे आते हैं, है ना। क्योंकि उसमें लोगों को हम ये क्लास जो है पढ़ने वाली क्लास है, और ये आपको पढ़ा के मैं खुद को मतलब मैं वो समझता हूँ कि भाई जीवन में कुछ सिग्निफिकेंट काम किया है। क्योंकि ये मेहनत का काम है, पढ़ाई का काम है ना। तो आप बिंदास रहिए, ये क्लास नहीं, आप आरएनए जो है ना वो आपकी और हमारे बीच की कड़ी है। इसका बने रहना बहुत जरूरी है ना। इसका ये हमेशा बना रहेगा, आप चिंता ना करें। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि हमारी टीम रेगुलर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर निश्चित रूप से लगातार आरएनए के क्वेश्चंस भेज रही है। आप उन्हीं क्वेश्चंस में से ये कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, जैसे भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम बेंगलुरु के अंदर लॉन्च किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया। एफआईडीई शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। एक्सिस बैंक ने आईएफआर एशिया अवार्ड में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। नारायण प्रधान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। मेडागास्कर में महात्मा गांधी हरित त्रिभुज का अनावरण किया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना बिलास्की ने बनी है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अंदर एलोन मस्क टॉप पर रहे हैं। भारत का आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को मनाया गया है। डेलॉइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग में रिलायंस रिटेल को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। इन तमाम जानकारियों को आज के सेशन में आप सभी से साझा किया जाएगा। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स अनअकैडमी से परचेज करते हैं तो आपको मेरा कोर्स मतलब कोड पर यूज करने से 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी पर प्राप्त होता है। आप अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, कोई भी स्पेशल क्लास, कोई भी टेस्ट सीरीज देखें, तो आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। क्लास की सारी पीडीएफ आपको क्लास पूरी होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बेटा। चलिए, तो अब आज का मोटिवेशन ले लेते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? हाँ भाई, मुझे आप सभी के मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, सर आपको हमने बहुत मिस किया, है ना। तो भाई, जिन जिन ने भी मुझे मिस किया, मैं सच बताऊं तो मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। ठीक है। और ये जो मिस करने का कार्यक्रम है ना, ये आवाज थोड़ा कम है ऐसा कह रहे हैं। एक मिनट देखते हैं भाई। कारण ये है कि हम जो है ना, आज हमारे एक मित्र के इंटरनेट का उपयोग करते हुए क्लासेस कर रहे हैं। तो हाँ, थोड़ी आवाज कम है ना। एनीवे, कोई नहीं, अपन कोशिश करते हैं इसी में मैनेज करने की। ठीक है, इन केस अगर हो जाता है तो बढ़िया है, अदरवाइज फिर कुछ और व्यवस्थाएं देखेंगे। आज आज के लिए इसके साथ काम चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ ना करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है साथियों। हम लोग ना किसी को खुश करने के लिए अपनी लाइफ में कई ऐसी जिंदगियां जी जाते हैं जिसमें हम अपने आप को नहीं, किसी और को खुश देखना चाहते हैं। अब वो कोई और कुछ भी हो सकता है। आपके दोस्तों में आपकी इमेज हो सकती है, आपके मित्र मंडली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके आगे आपको अपने आप को प्रूव करता हुआ देखना है कि भाई मैं मतलब एकदम सही हूं, मुझे लोग सही माने। उस प्रकार से प्रूव करने के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों की जिंदगी, इन लोगों की वजह से अपनी जिंदगी खराब ना करें। अपने आप को बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से देखें और ये पाएं कि आपको जिस काम में खुशी मिलती है उसको करें। आपके परिवारजनों को जिस काम में खुशी मिलती है उस काम को करें। और सदैव सकारात्मक रहें। जितनी भी निराशा इस मार्केट में है, लोग अपनी नेगेटिविटी आपको देने आते हैं, यूं समझिए। अपने आप को सकारात्मक रखने का बेस्ट तरीका है, अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहिए, और वो भक्ति में लीन रहिए या माताजी पिताजी के साथ रहिए। बस ये दो चार चीजें अपने निभाइए, जीवन में सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो जनाब शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही प्यारा सवाल है, और बहुत प्यारा सवाल इसलिए है क्योंकि अक्सर जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूं और मेरे दिमाग में ना पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान क्यों आ जाता है? क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था, उससे कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब आप सोचिए कि चाइना ने जितने में पूरे पाकिस्तान को परचेज कर लिया, उससे लगभग उतना ही मिलता जुलता जापान भारत को इन्वेस्टमेंट दे रहा है। कितना? $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जापान हमें दे रहा है। ठीक है। अब ये रकम तो बहुत ज्यादा होती है, इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही।
लेकिन इसके साथ साथ हम आज जापान और भारत के रिश्तों को भी एनालाइज करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि पेपर के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को, जो कि यूपीएससी जीएस पेपर 2 के अंदर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, कृपया करके भारत और जापान के इस संबंध को, या भारत जापान के इस संबंध को आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के लिख लें। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, हाल ही के अंदर जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए, और जब किशिदा किशिदा नाम है उनका, जब वो भारत की यात्रा पर आए तो उन्होंने 5 ट्रिलियन येन, तो एक तो आपको ना यहां से ये चीज पता चल गई कि जापान की करेंसी क्या है। तो जापान की करेंसी है येन। तो उन्होंने 5 ट्रिलियन येन भारत में अगले 5 साल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए घोषणा करी। ये कितना होता है? ये होता है $42 बिलियन। कितना? $42 बिलियन। अब पूछेंगे $42 बिलियन कितना होता है? मैंने कहा था ना, चीन के द्वारा जो पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसकी कुल लागत है $60 बिलियन, जिसमें उसने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया, आर से लेके पार तक। ठीक है, उसमें से 42 बिलियन थोड़ा बहुत ही कम रह गया, यूं समझ लो आप। ये अगले 5 साल में जापान हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पहली जो तथ्यात्मक जानकारी है ना, वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जापान ने इंडिया में अगले 5 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया है। रुपीज में अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है? तो 3.2 लाख करोड़ रुपए जापान अगले 5 सालों में भारत को देने जा रहा है। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, जापान भारत में पैसा किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने वाले हैं ना, उनकी बैटरी का स्टोरेज बनाना और हाइड्रोजन फ्यूल में इन्वेस्टमेंट करना। अब देखिए, तथ्यों को जोड़ना शुरू करिए आप, आपको यह बात स्वाभाविक रूप से समझ में आने लगेगी। बेटा, आप सबको मालूम है कि भारत जो है वो एक अलग लेवल पर गति कर रहा है इस समय। किसमें? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे ही आए, आप खुद से आज गूगल करके दो चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या? एक पढ़िए फेम 1 और एक पढ़िए फेम 2। ये भारत सरकार की नीति है। दो चीजें आपको मेरे इस क्वेश्चन के साथ साथ खुद से तैयार करनी है। एक तो फेम 1 और फेम 2 पढ़ना है, और दूसरा भारत की हाइड्रोजन पॉलिसी खुद से तैयार करनी है, जो रिसेंटली आई है ना, हाइड्रोजन पॉलिसी। ये दो चीजें आपको अभी की अभी लिख लेनी है, जो इस क्लास के तुरंत बाद आपको खुद से खोज के तैयार करनी है पैरेलली। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि भारत में अभी देखिए, रिसेंटली आपको मैंने वाईफाई स्टडी 2.0 पर एक वीडियो किया था, शायद आपने देखा हो। उसमें बेटा मैंने बताया था कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कार टोयोटा नाम की कंपनी ने लॉन्च की है। याद करो, मैंने जिसमें आपको बताया था कि वो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली गाड़ी है। याद करिए तुरंत की तुरंत। उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं देख रहा हूं। आपको मालूम होगा, और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि वो जो कार मैंने आपको बताई थी वो बहुत खास कार थी। कैसे? वो हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही थी। याद करिए, वो कार हम लोगों ने अभी की, मैंने कुछ, यस आंसर भी आ चुका है, टोयोटो मिराई। रुपेश रोमियो, बिल्कुल सही बात। ठीक है बेटा, तो टोयोटो मिराई। अब आप इस तथ्य को थोड़ा जोड़िए। बेटा, ये टोयोटो कहाँ की कंपनी है? बेटा, ये टोयोटो जापान की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। तो देखो, टोयोटो मिराई जो कि दुनिया में अजूबा है अपने आप में, क्योंकि एक ही बार में आपने एक बार टैंक फुल कराया, 650 किलोमीटर चलती है। जितनी मेरी स्कॉर्पियो एक बार में डीजल भर के यात्रा करती है, उससे भी ज्यादा चलती है वो, यूं समझ लीजिए। और रिकॉर्ड तो उसका 1300 किलोमीटर का है एक बार सिलेंडर फुल करने पर। तो देखिए, दो चीजों पर ये एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। कौन कौन सा? हाइड्रोजन फ्यूल पर और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी पर। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की कहानी क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल तो समझ में आ गया। अब बेटा एक चीज और याद करो। आपको मालूम होगा, अगर आप थोड़ा भी कारों में रुचि लेते हैं तो आपको पता होगा कि जो मारुति सुजुकी आती है, देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने स्विफ्ट, डिजायर, ये सब गाड़ियां देखी होंगी, है ना? इसमें शब्द लिखा हुआ है मारुति और सुजुकी। मारुति तो भारत की कंपनी है, और जो सुजुकी है ना, ये जापान की कंपनी है बेटा। और इसमें सुजुकी का स्टेक बहुत बड़ा स्टेक है। सुजुकी जापानी कंपनी है, और ये समझ लो कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा कार बिकती हैं वो मारुति सुजुकी की कार है। ठीक है,
जो स्विफ्ट कैटेगरी की जो कार आती है, अल्टो हो चाहे स्विफ्ट हो चाहे डिजायर हो, ये सब जो भी है, ठीक है बेटा। अच्छा, तो अब देखो, आप लोग अगर न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि भारत में जो ये है आपकी मारुति है, इसने डीजल इंजन निकालना बंद कर दिया है। 1.5 लीटर से छोटे वालों में डीजल इंजन निकालना ही बंद कर दिया है, यानी कि स्विफ्ट अब डीजल में नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में डीजल बंद हो गया है और पेट्रोल 18 रुपए लीटर ज्यादा महंगा है डीजल के तुलना में, है ना। अगर मान लीजिए 92 के भाव बढ़ाया मैंने, 91 या 92 के भाव डीजल बढ़ाया है और उधर 108 के आसपास पेट्रोल चल रहा है, तो 16 रुपए लीटर ज्यादा चल रहा है। भविष्य में आपको भी पता है कि फेम स्कीम चलेगी, तो फेम स्कीम चलने पर जो पेट्रोल व्हीकल है उनको लोग खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत महंगा पेट्रोल है, मतलब कैसे काम चलेगा। ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाना पड़ेगा। इसका मतलब मारुति सुजुकी की जल्दी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली गाड़ी आने वाली है। आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये जो जापान की प्रधानमंत्री आए हैं ये कर रहे हैं, या फिर मारुति सुजुकी की टोयोटो की ये कर रहे हैं? बड़ा सवाल होना चाहिए ना साथियों। जब किशिदा आए यहाँ पर, जापान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए, फ्यूमियो किशिदा जब आए, तो मेरे प्यारे साथियों वो अपने साथ में कम से कम 40 प्रतिनिधियों को लेके आए। उनके साथ में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्रियों के मालिक चल के आए। देखिए, मैं थोड़ा सा आपका विजन क्लियर कर दूं। आप, हाँ भाई, तनिष्क जैन लिख रहे हैं हैप्पी टू सी यू सर। बेटा सेम हेयर। है ना, ये हमारी पता है क्लास खास क्यों है, क्योंकि ये क्लास से ज्यादा एक परिचर्चा है जो कि हमारे मतलब बौद्धिक स्तर को ऊंचे आयाम तक ले जाती है। इसलिए आरएनए जो है ना, वो जीवन की मेरी भी आवश्यकता है और आपकी भी आवश्यकता बन चुकी है। और इसको बना के रखिएगा, क्योंकि ये परिचर्चा जो ज्ञान की परिचर्चा है ना, ये बहुत पहलुओं को टच करके आती है। अक्सर हम लोगों में क्या होता है कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री को हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये केवल अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला इनके लिए ही काम कर रहे हैं। वास्तविकता में दुनिया में विदेशी निवेश या विदेशी निवेश से पैसा कमाने का जो कार्यक्रम है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को ले जाने की जो परंपरा है, ये दुनिया का हर वो देश करता है जो पूंजीवाद के साथ चल रहा है। आज योशिदो किस ये जो आए, फ्यूमियो किशिदा जो अपने देश में आए हैं, ये भी अपने साथ पूरा लवाजमा लेके आए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों का। वो प्रॉपर तरीके से भारत में इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोज रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सर एक बड़ा सवाल हमारे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जापान से उड़ के हमारे पास आए हैं। अब कोई व्यक्ति जापान से उड़ के हमारे पास आया है, 42 बिलियन डॉलर वो हमारे यहां लगाएगा, तो सर एक बात बताओ, हम इनके लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए? सर इतने में तो जो है ना, पाकिस्तान मर जाएगा सर सुन के। है 42 बिलियन डॉलर ये अगर हमारे यहाँ लगाएंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये 42 बिलियन डॉलर लगाएंगे लेकिन इससे ज्यादा कमा के ले जाएंगे। आप पूछेंगे कैसे? बेटा एक बात बताइए, आप 42 बिलियन डॉलर लगा के इंडिया का इतना बड़ा मार्केट कैसे? आपको भारत सरकार की नीतियां पहले से पता है कि ये हाइड्रोजन फ्यूल पर काम करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप गाड़ी खरीदना, परचेज करना चाह रहे हैं, 10 साल के अंदर अंदर आपकी सारी गाड़ियां आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगी। कारण तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना बड़ा मार्केट आ जाएगा कि आज जैसे आप लोगों में दीवानगी बड़ी गाड़ियों को खरीदने की है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करने की हो जाएगी। अगले 10 साल में पूरी तरह सिनेरियो बदल जाएगा, क्योंकि हम लोग पॉलिसी में 2030 का तो विजन ही लेके चल रहे हैं। अब ये दुनिया के देश इस चीज को समझ चुके हैं, तो ये भारत में अभी से इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है हमको कोई दान देने आ रहे हैं, पूरा पैसा वापस लेते हैं, लेकिन भारत में बाजार के रूप में जनता को माल बेचकर। इससे हमें क्या फायदा होता है? हमें बहुत बड़ा फायदा होता है, हमारे पास विदेशी मुद्रा आती है। अब आप पूछेंगे सर कोई डॉलर थोड़ी आया, हमारे पास तो येन आया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की वो 5 प्रतिष्ठित मुद्राएं जिनको कि आईएमएफ अपने बॉक्स में रखता है, कौन से साहब? वो कौन सी मुद्राएं हैं जिसको आईएमएफ के लिए बहुत ज्यादा काउंट किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, आईएमएफ की 5 बड़ी मुद्राओं के अंदर जिसे काउंट किया जाता है उसमें जापान की येन, चीन की रेनमिनबी, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की, डॉलर अमेरिका की और यूरो यूरोप की, ये सब शामिल है। इनकी वजह से जो है ना, एक प्रकार से समझिए कि जितना भी दुनिया भर का जो स्टॉक एक्सचेंज, आप समझिए जब हम बोलते हैं कि हमारे पास फॉरेक्स बढ़ गया है, तो इसका मतलब हमने विदेशी मुद्रा अपने पास बढ़ा ली है। क्लियर?
तो उम्मीद है आपको ये जानकारी भी आप समझ में आ गई होगी। तो पिक्चर क्लियर करते करते चलिए और फिर आगे बढ़िए। अब आपके मन में अगला सवाल आएगा कि सर भारत में आ गए, किसी दो साहब ने बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने हमें बता भी दिया, सर ये अचानक हम पर मेहरबान हुए हैं कि इससे पहले भी कभी मतलब इतनी दीवानगी देखी गई है? बढ़िया सवाल। तो देखिए अब आप इस आंसर को अपने पास और लिखिए। बेटा 2014 से 2019 के बीच में जापान में जब शिंजो आबे हुआ करते थे, तब उन्होंने 3.5 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया था। कितना इन्वेस्ट किया था बेटा? 3.5 ट्रिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट किया था। अब कितना हो रहा है बेटा? अब अगले 5 सालों के लिए, यानी कि 2022 से 27 पकड़ लीजिए, तो 5 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बात समझ में आई आप सभी को? सर ये इतना पैसा कहां चला गया? ट्रिलियन येन है, माफी चाहूंगा मैं, ये येन है, येन, माफी चाहूंगा, बार बार मैं डॉलर भूल जा रहा हूं, ये येन है, ठीक है बेटा? मतलब डॉलर में तो ये वाली करेंसी है, 5 ट्रिलियन येन इज इक्वल्स टू 42 बिलियन डॉलर, ठीक है? अच्छा, अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, सर आदित्य ठाकुर लिख रहे हैं वॉइस वॉइस वॉइस, और आरएनए को देखे बिना नींद नहीं आती, एजुकेशन आरएस को, बहुत बढ़िया। विद्यार्थी सुन तो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ विद्यार्थियों को देखने करने में या फिर आवाज में थोड़ी दिक्कतें आ रही हो, थोड़ा मैनेज कर लो भाई। हम भी बहुत कुछ मैनेज करके आपकी क्लास ले रहे हैं, आप भी थोड़ा बहुत अपनी नवाबी जो है ना वो मैनेज कर लीजिए पढ़ने के लिए, है ना? कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो पढ़ाई का सबसे प्रारंभिक रूप है। मतलब जो व्यक्ति पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना सीख जाता है ना, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। थोड़ा कान पे जोर दे लो, थोड़ी आप मतलब कान में ढेपी लगा लो, और तो क्या कर सकते हैं, आपके लिए हम भी कष्ट कर रहे हैं, आप भी कर लें। अच्छा, अब एक सवाल और बनता है, सर एक बात बताइए कि ये जब आए तो इन्होंने 5 ट्रिलियन येन भारत में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया? बोले हाँ साहब। तो एक चीज हमको सर समझ में आ नहीं रही कि इतना पैसा ये लगा रहे हैं, ये कौन सी बार भारत के साथ यात्रा हो रही है या बातचीत हो रही है? तो पॉइंट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14वीं एनुअल मीटिंग है बेटा। कौन सी है? 14th एनुअल मीटिंग थी भारत की जापान के साथ। बहुत अल्टीमेट बात बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इनका आना प्रस्तावित था। देखिए 2019 तक के लिए इन्होंने हमें पैसे पहले ही 3.5 ट्रिलियन येन दिए थे, जिसमें बुलेट ट्रेन भी शामिल है। याद आया? तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे प्यारे साथियों, ये जो बुलेट ट्रेन वाली कहानी है, भाई एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आवाज बढ़ा दीजिए। देखिए मैं कोशिश करता हूं भाई आपके लिए, अगर कोई तरीका निकल जाए, हालांकि आवाज फुल है, फिर भी एक बार के लिए मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूं, क्या पता इससे कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए। ठीक है, हालांकि कोशिश की गई है, वो कितनी कामयाब रहती है ये तो आप ही बताएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे की बात सवाल में आती है। बोले सर एक बात बताइए, 19 के बाद में ये 22 में जाके क्यों पहुंचे? मैंने कहा यार ये तो सबको पता है, बीच में कोरोना आ गया था यार, ऐसे क्या कर रहे हो? बोले हाँ सर कोरोना आ गया था, लेकिन एक चीज और बताऊं, भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, सीएए को लेके जो प्रोटेस्ट हुए थे, उन प्रोटेस्ट के कारण भी जापान भारत नहीं आया था। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है 2019 से 24 के बीच का था, जो हमें अब 22 से लेके 27 के बीच में मिला है। यानी कि जो 5 साल है ना, उसमें 2 साल हम घाटे में चल रहे हैं अभी ऑलरेडी, क्योंकि कोरोना ले बैठा कुछ तो, और कुछ हमारे देश में हो रहे प्रोटेस्ट ले बैठे। अब आप मुझे बताइए कि जो प्रोटेस्ट करते हैं लोग हमारे देश में, वो देश के शुभ चिंतक हैं कि वो गैर चिंतक हैं? आप सोच के देखिए कि उनकी वजह से भारत में आता हुआ इतना बड़ा निवेश रुक गया। आपको मालूम होना चाहिए, जब विदेशी ताकतें आपको सीधे सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाती, तो फिर वो ये इनडायरेक्ट तरीके अपनाती हैं। आप सोच के देखिए कि जिस समय प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्या आज तक उस उस कार्य में कोई परिवर्तन आया? सीएए आज भी वही है जहां पहले था। लेकिन ये प्रोटेस्टर्स कहां चले जाते हैं, जो उस समय इतना जबरदस्त अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छाए हुए थे? अब वो सब गायब है। इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होता है। बहुत बार ऐसी चीजें देखी गई हैं, डॉक्यूमेंट की गई हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में इन बातों को बोलना अपने आप में किसी द्वंद से कम नहीं होता है, इसलिए लोग केवल राजनीति कह के रह जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हाउसेस, मीडिया हाउसेस इस बात को रिपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि इन सब चीजों के पीछे विदेशी ताकतों का वो हाथ होता है, जिससे कि देश को अस्थिर दिखा दिया जाए, जिससे भारत जैसे देश में निवेश बाधित हो जाए।
आई बात समझ में? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सब बातें जो है ना आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद है कि ये सब बातें क्लियर हो गई हों। ठीक है बेटा, चलिए अब एक बात और मैं आपको बताता हूं। यहां पर जानकारी आपको ये मिलनी जरूरी है कि भारत और जापान मित्र हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगले साल जो है ना वो हमारे पास में कौन आ रहा है? अगले साल नहीं, अगले महीने चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। वांग वी चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। और जब वो भारत आ रहे हैं तो भारत की चीन से जो अपेक्षाएं हैं वो जग जाहिर होना बनता है। और जब वो वांग वी भारत आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भारत ने किशिदो के साथ बातचीत करते हुए कहा कि देखिए चीन वाले आ रहे हैं। देखो, चीन और जापान दुश्मन है, एक नंबर के कट्टर दुश्मन है। अब चीन वाला व्यक्ति भी भारत आ रहा है? तो जब चीन का व्यक्ति भारत आ रहा है तो किशिदो को भारत ने आश्वस्त किया कि जब तक जो एलएसी पर जो भी एक्सगर्शन कर रखा है इन लोगों ने, या एलएसी पे जिस प्रकार से चाइनीज लोगों ने स्थिति बिगाड़ रखी है, वो जब तक नॉर्मल नहीं होती, हम चीन के साथ किसी भी प्रकार की रणनीतिक वार्ता में आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी किशिदो को हमने आश्वस्त कर दिया कि आप मस्त रहिए, बढ़िया रहिए, हम कोई भी दिक्कत नहीं करने वाले। याद रखिएगा, ये 14वीं भारतीय जापान की कौन सी समिट थी? एनुअल समिट थी बेटा। ठीक है, भारत के और जापान के रिश्तों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत और जापान के रिश्तों की शुरुआत 1952 में हुई थी, 1952 में, जब हमने एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए थे। हमने ग्लोबल पार्टनरशिप 2000 में की, 2006 में हमने स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की, 2014 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की, 2022 में हमने अपनी 70वीं एनिवर्सरी मनाई। ठीक है ना? तो ये जो 2006 वाले रिश्ते थे, इन्हीं की अभी 14वीं समिट थी जो आप लोगों ने देखी है। क्लियर बेटा? अच्छा, अब एक सवाल और निकल के आता है। सर एक बात बताइए, जापान के बारे में सुना जाता है अक्सर कि ये अमेरिका का मतलब एक तरह से बिल्कुल सगा मित्र है। हमने कहा बिल्कुल सही सुना है आपने। तो सर एक बात बताइए कि जब ये अमेरिका का एकदम बढ़िया वाला मित्र है, तो सर बेटा एक मिनट और रुकिए, ये जो वॉइस वाले लोग हैं ना ये मुझे बहुत दुखी कर रहे हैं, मेरा ध्यान बटा रहे हैं। ये कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं है? सर को डिस्टर्ब करते हैं एक बार, है? कोई बात नहीं बेटा, हम भी थोड़ा सा परेशान हो लेते हैं आपके लिए। एक मिनट रुकिए। हेलो 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 हेलो। हाँ, ठीक है। जिसको फायदा पहुंचना होगा टेक्निकली आप पहुंच लिया होगा, है ना? अब बता देना भाई थम्स अप करके। ठीक है, चलो। तो अब सवाल ये बनता है कि बोले सर एक बात बताइए कि जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं तो अमेरिका का परम मित्र है ये। कौन परम मित्र है? बोले सर अमेरिका का परम मित्र है चाइना, ये सॉरी जापान। तो जापान जब यहां आया तो क्या संभव है कि ये रशिया वाले मुद्दे पर कुछ भी ना बोला हो? रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर ये कुछ भी ना बोला हो, ऐसा पॉसिबल है क्या सर? है? अब सही है भाई, हम सब कर दीजिए एक बार। अब सही हो गया है, ठीक है ना? हाँ, आज काफी दिनों बाद अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा हो रही है, तो थोड़ी लंबी चर्चा चलेगी। आप और हम बैठ करके ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि किसी वीडियो कॉल पे बातचीत चल रही हो। तो मैं इसको पढ़ाने की तरीके से नहीं, मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप एक प्रॉपर एंगल से डिस्कशन हो जो काफी दिनों से छूटा हुआ है ना? तो अब सवाल बना कि सर एक बात बताइए, ऐसा संभव है क्या कि ये भारत आए और आकर के अमेरिका का कोई भी पक्ष ना रखे? नहीं, संभव तो नहीं है। और हुआ भी। ये किशिदो जब आए भारत में और आकर के इन्होंने कहा कि देखिए रशिया ने ठीक नहीं किया। बोले क्या नहीं किया सर? बोले ये जो रशिया है ना, ये यूक्रेन के ऊपर यूनिलैटरली अटैक कर दिया। यार ये कोई तरीका है क्या, बताइए? अब सोचो कि एक तरफ तो एक व्यक्ति भारत को पैसे दे रहा है, कितने? 42 बिलियन डॉलर तो पकड़ा रहा है हमको। 42 बिलियन डॉलर पकड़ा करके और हमसे कह रहा है कि देखो रशिया ने ठीक तो नहीं किया। अब आपको पता है यार कि सामने वाला व्यक्ति इन्वेस्टमेंट दे रहा है एक बार के लिए, है मतलब भारत जो है वो एक कहावत है ना, मतलब सख्त लौंडा। वो सख्त लौंडा वाली जो फिलॉसफी है ना वो शायद भारत ने अपना रखी है इस समय, कि वो वाली बात है साथ झुकेगा नहीं, वो वाली सीन। क्या भाई साहब, इंडिया पैसा सामने देख करके भी अपनी नियत नहीं बदला। भारत ने कहा नहीं साहब, अपन रशिया के साथ खड़े हैं। रशिया के साथ कैसे खड़े हैं, बस वो तरीका हमारा अपना है। हम एक ही चीज जानते हैं,
अगर विवाद है तो यूएन चार्टर के आधार पर बैठ करके बात मिलाइए, या फिर दोनों देश आपस में बैठकर मसले को निपटाइए। तीसरा देश उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की बातें करने के लिए उठकर ना आए। हम अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं। सोच के देखिए कि भारत ने कितना महत्वपूर्ण रूप से अपने आप को डिप्लोमेटिकली जापान के सामने रखा। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि इस समय इमरान खान जो है ना, वो पाकिस्तान की रैलियों में खड़े होकर के भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति अपने आप में बड़ी ही स्वतंत्र प्रवृत्ति की है, और ऐसी प्रवृत्ति की भारत की विदेश नीति है कि इसे दुनिया के किसी भी देश का कोई डर नहीं सताता। जहां अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दुनिया के हर देश पर पाबंदियां लगा रहे हैं, वहीं भारत रूस से तेल परचेज कर रहा है। मैंने पढ़ाया है आपको ये वाली न्यूज, है ना। वहीं दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान जैसों को जीने नहीं दे रहे। वहीं भारत जापान से भी इन्वेस्टमेंट ले रहा है, रशिया से तेल खरीद रहा है। अमेरिका ने S-400 पर कुछ करने की हिम्मत नहीं रखी। स्कॉट मॉरिसन साथ बैठे हुए हैं। चाइना वाले हमारे पास मिलने आ रहे हैं। अगले महीने मई के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जा रहे हैं। उसके बाद क्वाड समिट के अंदर बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। सोच के देखिए कि दुनिया भर के अंदर भारत कितना महत्वपूर्ण हो गया है। यानी कि आप भारत को धमका भी नहीं सकते, भारत को इग्नोर भी नहीं कर सकते। यार ये कितनी बड़ी बात है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो चीज है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि भारत ने अपनी बातों को इतना सकारात्मक रूप से रखा है कि इसकी आने तारीफ वाले अंतरराष्ट्रीय 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने व्यापक आर्थिक रिफॉर्म अपनाए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में जापानीज कंपनीज बहुत समय से एक प्रकार से हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स रही है। हमारे बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर्स में पार्टनरशिप में नए आयाम जुड़ रहे हैं। हम जापानी कंपनीज को भारत में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज लॉन्च किया गया इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोडमैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। उम्मीद है कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो कि किस प्रकार की बात हुई है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों ने भारत का और जापान का ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई जो बातचीत है, इसको प्रॉपर तरीके से सुना होगा। साथ में और क्या बातें हुई जरा वो भी सुन लीजिए। एक मिनट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ गया हो कि देश की प्राथमिकताओं में ना, वो जो फ्रेट कॉरिडोर हमने बनाया है, बुलेट ट्रेन हमने बनाई है, वो सब चीजें प्राथमिकताओं में है। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि फाइनली आपको भारत जापान का रिश्ता, भारत की अंतरराष्ट्रीय इमेज, भारत के साथ दुनिया का जो मत है, वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। इतने दिन से अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा था, उसका सही मायने में रियल न्यूज एंड एनालिसिस आज हमने बैठकर तसल्ली से कर लिया है। हमें लग रहा है कि हमने बहुत दिनों में जाकर के आज एक प्रॉपर वाली जो है मीटिंग बैठाई है, आपस में बैठ के हमने बातचीत करी है। रेल मेट्रो प्रोजेक्ट है साथियों, उनके अंदर जापान हमारे साथ है। जापान हमारे साथ में डुबरी फुलबरी ब्रिज के अंदर भी ऐसे इन्वेस्टर काम कर रहा है। साथियों, भारत के अंदर जापान का इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, और आगे आने वाले समय में भारत और जापान बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से वार्ता करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए हम कॉमन रूप से क्वाड मेंबर्स भी हैं, मालाबार एक्सरसाइज भी हम साथ मिलकर करते हैं, तमाम चीजों के अंदर हम साथ में हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों को दे दी हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ। हालांकि हमने इसमें पूरा कंटेंट आपके लिए दे दिया है,
आपको ये पूरी तरह से हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर क्लास पूरी होने के बाद में मिल जाएगा। बेटा एक अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर सुनते हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे जैसे ये रूस का और यूक्रेन का संकट शुरू हुआ, उसके प्रभाव पड़ने शुरू हुए। प्रभाव पड़ने शुरू हुए से मतलब ये है कि हमारे ऊपर, जैसे आपको मैंने कल परसों ही एक न्यूज पढ़ाई है, अगर आप 2.0 पर लगातार दर्शक के रूप में हैं तो आपको पता होगा कि भारत से गेहूं परचेज करने के लिए इजिप्ट आ रहा है, मिस्र आ रहा है ना बेटा। अच्छा, इजिप्ट के साथ साथ चाइना, अफ्रीकी कंट्री, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो गेहूं परचेज करने आ रहे हैं। ये तो गेहूं की बात थी, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं तेल का महंगा होना, व्यापार की गति का धीमा होना, फर्टिलाइजर्स का महंगा होना, सप्लाई चेन का बाधित होना, ऐसे वो तमाम कारण हैं जिसकी वजह से हमारा डॉलर खर्च हो रहा है। और हमारा डॉलर खर्च हो रहा है ना, इस खर्चे के अंदर एक ऐसी न्यूज निकल करके आई कि भारत का जो डॉलर है वो बहुत निचले स्तर तक चला गया। कितना निचले स्तर पर चला गया, मैं तारीख के साथ आपको बताता हूं। ऐसी फैक्चुअल चीजें मैं नोट करके ले आता हूं आपके लिए। 7 मार्च को जो $1 है ना बेटा, ये बिका 77 रुपए 02 पैसे का। आप सोच कर देखिए कि भारत का जो रुपया है ना, वो डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर हो गया। कब की बात है ये? 7 मार्च की बात है। $1 और 77 रुपए। ऐसी स्थिति में आप इसका मतलब समझ रहे हैं। हम एक तरफ तो सरकार हमारे रोजाना नित्य नए आंकड़े देती है, जैसे आपको मालूम हो 3 सितंबर का आंकड़ा है हमारे पास में कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $642 अरब, यानी $642 बिलियन का हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार, ये हमने आपसे कहा था। आप सोच के देखिए कि इतना सारा हमने विदेशी धन भर रखा है और डॉलर के मुकाबले रुपया हालत पस्त है, तो सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। वो जो कुछ ना कुछ करेगी ना, बस उसी को आज मुझे आपको सिखाना है। एक टर्म सीखने वाले हैं जिसे आप कहते हैं फॉरेक्स स्वैप। क्या है ये कहानी और किस प्रकार से भारत के फॉरेक्स में अचानक बड़ा परिवर्तन आया, $9 अरब का हमारे पास एक ही बार में नुकसान हो गया। ये कितना होता है ये मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। ये इतना है कि अगर ये पैसा श्रीलंका के पास होता, $9 अरब जितना हमारा नुकसान हुआ, $9 बिलियन का, अगर ये पैसा श्रीलंका के पास होता तो शायद उसका हम्मन टोटा ना बिकता, शायद उसकी हालत इतनी खराब ना होती कि उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पानी के लिए परेशान होना पड़ता। इतना पैसा है कि अगर पाकिस्तान के पास होता तो उसको चीन के सामने जी हुजूर करते हुए नहीं घूमना पड़ता। ये बहुत होता है भाई। ये हमारा एक दिन में नुकसान हो गया। तो इकोनॉमिक्स के इस कंसेप्ट को आज आप मेरे साथ सीखने वाले हैं। ये है फॉरेक्स स्वैप। क्या है ये पूरी कहानी, आइए मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर देख रहे हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार झटके से एक ही बार में गिर करके 1.53% डिप किया। $9.65 बिलियन का हमें नुकसान हो गया। अब इस बात को समझने का कार्य करिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब साथियों इसको थोड़ा सा हम ना ऐतिहासिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इसको तकनीकी रूप से समझते हैं कि फॉरेक्स के अंदर कमी क्यों आती है। रिजर्व बैंक ने अपने आंकड़ों में जो बात निकाली वो मैंने आपके सामने रख रखी है कि 7 मार्च को रुपया जो है वो बेहद निचले स्तर पर चला गया था। तो अब सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, जब रुपया गिरता है तो फिर उसकी रिकवरी के अंदर फॉरेक्स कम क्यों हो जाता है? आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए, उसके आधार पर हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, दो बातें आपको पहले समझ में आनी चाहिए कि हमारी आरबीआई का सबसे बड़ा काम क्या है ना। आपसे पेपर में ये 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स के जो स्टेट पीसीएस में सवाल आते हैं ना, उसमें पूछे जाने वाले प्रमुख सवालों में है आरबीआई के प्रमुख कार्य बताइए कि आरबीआई क्या क्या करती है। तो सबसे बड़ा कार्य है ना बेटा आरबीआई का, वो है फॉरेक्स को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना? फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करना, या उसके मुद्रा भंडार को पकड़ के रखना, विदेशी मुद्रा भंडार को। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कार्य होता है ना आरबीआई का, वो क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व के बाद में इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है मेरे प्यारे साथियों, और वो है महंगाई पर नियंत्रण रखना। किस पर? महंगाई पर नियंत्रण रखना, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो देखिए, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, महंगाई पर नियंत्रण हो गया, और तीसरा जो काम है ना साथियों, वो आवश्यकता पड़े तो फॉरेक्स स्वैप करना। ये फॉरेक्स स्वैप क्या है, हम चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पहले आप इस बात को समझिए कि भारत ने 2020 में अपने विदेशी मुद्रा भंडार को इतने उच्चतम स्तर पर क्यों ले जा पाया, कैसे ले जा पाया।
तो बहुत सारे कारण थे हालांकि, लेकिन जो प्रमुख कारण थे उसमें से पहला कारण था कि भारत के धन में, भारत के शेयर मार्केट में विदेशियों ने दबा दबा के इन्वेस्टमेंट किया था। याद करिए, मैंने कुछ दिनों पहले ही, मैं फिर से बोल रहा हूं, भले ही आपका आरएनए ना हुआ हो, लेकिन मैंने जो इश्यूज इन दिनों कवर किए हैं उसमें मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि आपकी विषय वस्तु जुड़ती रहे आपस में, उनका संपर्क बना रहे। याद करिए, मैंने कुछ समय पहले ही आपको पढ़ाया था कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो है उसने अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दी है। उसकी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से अमेरिकी निवेशक ने हमारे शेयर मार्केट से पैसा निकाल लिया है। लेकिन रिवर्स याद करिए, जब कोरोना आया था तो 0% पर फेडरल रिजर्व बैंक ने अमेरिका की कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया था, जिससे अमेरिका के लोन बहुत सस्ते हो गए थे, जिससे सस्ते लोनों पर लोगों ने पैसे लेके भारत के शेयर मार्केट में निवेश किया था। और भारत में निवेश जब आया तो वो डॉलर में आया, और डॉलर के कारण हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया। पहला बड़ा कारण ये मैंने पढ़ाया, अगर याद हो तो थम्स अप करिएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाए। बिल्कुल ठीक है, आप सभी को ये बात याद आ गई। दूसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों, कोरोना काल में हमने क्रूड ऑयल परचेज बहुत कम किया था। कारण था कि हम सब लॉकडाउन में थे। जब व्हीकल चल ही नहीं रहे हैं तो सरकारी खजाना खर्च कहाँ होगा। हमारा आधा जो पैसा जो आ जाता है ना, इंपोर्ट जो बिल जाता है हमारा, वो किस में जाता है? क्रूड ऑयल को परचेज करने में जाता है। तीसरा, हम भारतीय लोग जब विदेश घूमने जाते हैं ना, तो हम भारत सरकार से डॉलर लेके जाते हैं। साथियों, क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि बाहर डॉलर चल रहा है। ऐसी स्थिति में विदेशों की यात्राएं रुक गई, तो हमारा डॉलर भी आरबीआई से निकाला नहीं गया। इस वजह से हमारा मुद्रा भंडार बढ़ गया था। अब परिस्थितियां पलट गई। कैसे पलट गई? आइए, तो आपको ऑटोमेटिक इनको रिवर्स कर देना है, आंसर निकल आएगा। वर्तमान में क्या हुआ बेटा? मैंने आपसे कहा था कि फेडरल रिजर्व का जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मार्केट से पैसा बाहर निकलेगा। तो देख लो, शेयर मार्केट में गिरावट आई, अर्थात डॉलर बाहर निकल गया। नंबर दूसरा, क्रूड का भाव जहां पर पहले $50 प्रति बैरल चला गया था, वो अब $140 प्रति बैरल चला गया है। यानी कि हमारे डॉलर का भाव बढ़ गया है। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, सर ये फॉरेक्स क्या है? फॉरेन रिजर्व बेटा है ना, फॉरेक्स विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है बेटा। चलिए, इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, तीसरा, विदेशी यात्राएं। अब तो विदेशी यात्राएं इतनी हो रही हैं कि भारत को अपने छात्रों को, फंसे हुए छात्रों को निकाल के लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाना पड़ा। यानी कि विदेश में गए थे तभी तो लाना पड़ रहा है। यानी इससे स्पष्ट है कि विदेशी यात्राएं भी बहुत हुई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई ना बेटा इन दिनों, वो क्या हुई ना, कि जब डॉलर, ये यूक्रेन क्राइसिस जो हुआ, इस यूक्रेन क्राइसिस का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा। तो हमने अपने मुद्रा भंडार को कम किया। कम क्यों किया? देखो, जब भी रुपये का भाव गिरने लगता है ना, रुपया जब गिरने लगता है तो आरबीआई क्या करती है? देखो, कॉमन सेंस की बात लगाओ, ऐसे समझते हैं। देखो, हम ना इसको ऐसे समझते हैं, रुपया जो है ये 7 मार्च को तो 77 रुपए पे पहुंच गया था। आप ऐसे सोच करके देखो कितना स्थिति है। मैं आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन पहले ऐसे समझो। देखो भाई, मैंने एक बार के लिए कहा $1 इज इक्वल टू 77 रुपीज। ये 7 मार्च का डेटा दे रहा हूं मैं आपको। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा हुआ क्यों, तो टेक्निकल बात है कि सर डॉलर की मांग ज्यादा है, रुपया की मांग कम है। जिसकी मांग ज्यादा होती है उसी का भाव बढ़ता है ना भाई। एक बात बताओ, अगर डॉलर 70 रुपए है या डॉलर 77 रुपए है, ये 77 रुपए में बिक रहा है, ये तभी संभव है ना जब डॉलर को चाहने वाले लोग ज्यादा हो, जिनके पास रुपया हो। रुपए ज्यादा लेके बैठे हुए हैं लोग कि भाई हमको तो डॉलर दे दो। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में सिंपल सी बात क्या है कि डॉलर की सप्लाई कम है। डॉलर की सप्लाई क्या है? कम है। जब डॉलर की सप्लाई कम है, तभी जाकर के तो रुपया जो है वो गिरा। अब उल्टा करो, क्या? डॉलर की सप्लाई बढ़ा दो। डॉलर की सप्लाई बढ़ा दो से मतलब है कि मार्केट में डॉलर आसानी से आ जाने दो। कौन आने देगा? मार्केट में डॉलर आने देती है आरबीआई। आरबीआई ने यदि डॉलर मार्केट में उतार दिया तो आसानी से कम रुपए में भी डॉलर परचेज करा जा सकता है। तो रुपए को मजबूती दिलाने के लिए आरबीआई ने मार्केट में डॉलर लॉन्च कर दिया, रिलीज कर दिया, अपने पास से निकाल के बैंकों को दे दिया कि लो बेच लो। ऐसी स्थिति के अंदर रुपया मजबूत हुआ। तो आप सोचिए कि मंगलवार को 75.95 पर पहुंचा, जबकि 7 मार्च को 77 रुपए पे था। यानी कि मजबूती आई कि नहीं आई?
इसी प्रक्रिया को हम बिकवाली कहते हैं और इसे ही हम फॉरेक्स का स्वैप कहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो एक बार के लिए थम्स अप करिएगा, अगर आपको ये जानकारी समझ में आ रही हो जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। क्लियर है ना? सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। हालांकि आप लोग जो है उस सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन भाई मैं मेरी जिम्मेदारी लेट नाइट को भी पूरी कर रहा हूं। सुबह 4 बज के जगना है, वापस से अपनी पूरी दिनचर्या शुरू करनी है मुझे। पूरी तरह थका हुआ हूं, बॉडी चूर चूर है, लेकिन जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका आरएनए लाऊंगा, और आगे भी प्रॉमिस सुन लीजिएगा, आरएनए मैं हर अल्टरनेट डे पर लाने की अभी कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही परिस्थितियां मेरे लिए सामान्य होती हैं वो प्रतिदिन आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि कल भी आपका आरएनए आ जाए, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं कर सकता, लेकिन परसों कंफर्म आएगा। अभी थोड़ा सा मुझे रूटीन में आने का समय दीजिए, आरएनए आपका जरूर आएगा, है ना? पढ़ाई आपकी नहीं रुकने दूंगा, ये मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था, तो आप एकदम आश्वस्त रहें, ठीक है ना? तो एसडीआर के केस में मैंने आपको सारी जानकारियां दे दी, फॉरेक्स की कहानी बता दी, इसे ही फॉरेक्स स्वैप कहते हैं, याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर इंडियन पॉलिटी, भारत के अंदर जो अपना जो चैप्टर आते हैं ना, स्कीम वाले जो चैप्टर आते हैं बेटा, उनके अंदर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जितने भी आपने इन दिनों क्वेश्चन पढ़े ना, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं मैं। भले ही आपको इसमें इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय ठंडी होगी आप लोगों के चक्कर में। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, इसको मतलब मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से महाराष्ट्र बाहर निकलना चाहता है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल जाएंगे। चलिए, तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है मेरे प्यारे साथियों, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से जुड़ा हुआ, पेपर 2 से जुड़ा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से महाराष्ट्र कह रहा है कि यदि केंद्र सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी तो हम बाहर निकल जाएंगे। क्या है ये पूरी कहानी, आइए मैं विस्तार से बताता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, आइए मैं एक बार करके इस बात को समझाता हूं। पहले ना मुझे एक काम करिए, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से ये बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे पहले शुरू कब हुई थी? आप सबसे पहले मुझे ये बताइए। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, खरीफ की फसल, देखिए भारत में 3 प्रकार की फसलें आती हैं, खरीफ, रबी और जायद, है ना बेटा? खरीफ यानी कि ये जो बारिश के समय जो आने वाली फसल होती है ना, जिसकी बुवाई अब शुरू होगी अप्रैल के बाद, और सर्दियों की शुरुआत में जो कटेगी। साथियों, जो खरीफ की फसल है, उस खरीफ 2016 के अंदर भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। अब आप पूछेंगे उस योजना में था क्या? उस योजना के अंदर यह प्रावधान रखा गया था कि खरीफ, रबी और जायद, इन फसलों को जब किसान जमीन में बोता है तो संभव है कि उसका नुकसान हो जाए, है ना भाई? संभाव नुकसान हो जाए से मतलब क्या होता है कि आपने फसल बोई और फसल पता चली तो आपका नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तूफान आ गया। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने फसलों का बीमा करने का एक योजना शुरू करी, जिसमें उससे ये कहा गया कि देखिए एक काम करिए कि मान लीजिए कि आपकी पूरी फसल 50,000 रुपए की पैदा होगी। एक बार के लिए उदाहरण के रूप में मान लेते हैं कि एक किसान है जो साल भर में 50,000 रुपए की खरीफ की फसल पैदा करेगा, तो वो अपना 2%, 50,000 का 2% कितना हुआ? 1,000 रुपया। ये अपना 2% जो है ना, ये 2% 1,000 रुपया सरकार से इंश्योरेंस परचेज कर ले, 1,000 रुपए का खरीफ का इंश्योरेंस करा ले, ठीक है? अगर उसने इंश्योरेंस करा लिया तो इंश्योरेंस कराने पर अगर बारिश आ गई, बहुत तेज बाढ़ आ गई और उसका वो 50,000 का पूरा की पूरा माल बारिश में बह गया मान लो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी भारत सरकार की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस व्यक्ति को मात्र 1,000 रुपए लिए हो उसने, लेकिन 50,000 रुपए लौटाएगी। इसे ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहा गया। ऐसी बात समझ में आ गई? सेम इसी प्रकार से रबी की फसल में कहा गया कि 1.5% अपनी कुल आमद का वो एक बार के रूप में बीमा ले ले हमसे, बस खरीद ले, फसल खराब हो गई तो हम उसको पूरा पैसा वापस लौटाएंगे। ऐसे ही खरीफ और रबी के साथ में जो कमर्शियल क्रॉप्स है उसमें 5% का नियम रखा कि 5% आप अपनी फसल का जमा करा दो और हमसे पैसा ले लो। ये हम सबने खूब अच्छे से रटा था, ठीक है? ये जब बहुत अच्छे से रट लिया
तो भी आज की स्थिति ऐसी क्यों है कि भारत के बहुत सारे राज्य, विशेष रूप से साथियों आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ये राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल चुके हैं। एक ऐसी योजना जो कि बहुत ही बेहतरीन योजना थी। देखिए, मैं इसमें एक जानकारी और दे देता हूं आपको। इस योजना के अंदर 95% जो पैसा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देती है। साथियों, क्या कारण है कि इतना सब कुछ होते हुए भी यहां से बहुत सारे राज्य बाहर निकल चुके हैं। इवन वो राज्य भी बाहर निकल चुके हैं जिनका की केंद्र में सरकार चल रही है, जैसे गुजरात, वो भी इस योजना को अपने यहां नहीं चला रहा है। अब महाराष्ट्र ने कहा है कि साहब, हम यहां से बाहर निकलना चाहते हैं, या तो हमारी बातें मान लो, और अगर आप ये बातें नहीं मानते तो हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल जाएंगे। अब सवाल बड़ा बनता है कि साहब, एक बात बताओ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अगर ये सब लोग बाहर निकल जाएंगे तो एक बड़ा सवाल है सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या तो फेल हो गई या राज्यों की बातें केंद्र सरकार सुन नहीं रही। तो महाराष्ट्र ने ऐसा क्यों कहा कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकलना चाहता है? इस बात को आपको समझना चाहिए, इसलिए समझना चाहिए कि आफ्टर ऑल इस योजना की कमियां क्या है और इसका समाधान क्या है। तो आप जब लिखे इस बात को, तो मैंने आपको बता दिया ये योजना क्या थी, इसकी कमियां क्या है जिसकी वजह से राज्य निकलना चाहते हैं, उसको अब आप मेरे साथ में एक बार के लिए इस वाली टेबल से देखने का प्रयास करिए। देखिए बच्चों, आपको यहां पर दिख रहा होगा, अगर हम 2020-21 का आंकड़ा आपके साथ साझा करें तो आप इसको एक बार के लिए देखिए। बेटा, ये आपको दिख रहा है कि भारत के अंदर कुल प्रीमियम जो 2020-21 में जमा कराया गया वो 31,561 करोड़ रुपए का था। ध्यान से सुनिएगा बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का आंकड़ा है। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब हुआ जो आप लोगों ने इंश्योरेंस लिया था ना एज ए किसान, वो लिया 31,000 करोड़ रुपए का। और पता है कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने वापस किया? वापस करने का मतलब है कि आपका बीमा तो ले लिया, लेकिन वापसी कितनी हुई? 17,000 करोड़ की। तो इंश्योरेंस कंपनी की कमाई कितनी हुई? लगभग 13,000 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी एक साल में कमा गई। अब थोड़ा सा इस बात को और विस्तार से समझिए, तब जाके आपको समझ में आएगा, और इस बात के अंदर महाराष्ट्र की आपको परेशानी समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, जरा तथ्यात्मक रूप से इसको समझने का प्रयास करिए। महाराष्ट्र का आंकड़ा उठा करके देखते हैं एक बार के लिए। देखो बेटा, महाराष्ट्र के अंदर 5,800 यानी 5,800 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया गया। अब जिनको ये नहीं पता है कि ये प्रीमियम क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, है ना। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, जो क्लेम सेटल हुए वो 823 करोड़ रुपए के हुए, यानी कि एक प्रकार से बीमा कंपनियों को सीधा सीधा 5,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। अब इसका क्या मतलब है, इस बात को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सारे प्यारे साथी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करके भेज रहे हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें देख करके, और हम सब लोग दूसरे एक दूसरे को देख कर राजी बहुत हो रहे हैं। आइए थोड़ा सा जानकारी को आगे प्राप्त करते हैं। देखो बेटा, इसको ऐसे समझो, असल में क्या कहानी है। जैसे आप में से कभी किसी ने रेलवे की यात्रा करी हो, ट्रेन की यात्रा करी हो ना, तो ट्रेन की यात्रा में क्या होता है कि आप जब ट्रेन का टिकट कराते हैं तो ट्रेन के टिकट में आपसे कहा जाता है कि 1 रुपया बीमा का दे दो, आपको अगर कुछ हुआ तो आपके परिवारजनों को 1 लाख रुपया मिलेगा। अपन सोचते हैं यार, 1 रुपए में 1 लाख रुपए का बीमा हो रहा है, मजा ही आ गया। या फिर 1 रुपए की जगह वो 10 रुपए मांगता है, 10 रुपए बीमा का दे दो, आपको इतना रुपया मिलेगा। अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो हवाई जहाज से यात्रा करने पर यही बीमा की राशि 300 रुपए के आसपास हो जाती है, और बीमा कंपनी कहती है कि यदि आपको कुछ हो गया तो आपके परिवारजनों को 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया जो भी है वो मिल जाएगा। आप सोचेंगे यार 300 रुपए में 10 लाख का सौदा हो रहा है, सौदा बुरा थोड़ी है, कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही किसान से कहा गया कि आप सब लोग बीमा परचेज कर लो, अगर कुछ हुआ तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। आप कहते हैं यार बहुत बढ़िया। बेटा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सौदा अगर कोई है ना, तो वो डर का सौदा है, भय का सौदा है। इस भय के सौदे में होता क्या है, आपको पहले डराया जाता है, डराने से आपको लगता है कि यार अब तो जब कुछ बचा ही नहीं, इतने कम दाम में ये सब मिल रहा है, तो ज्यादा जनता डरेगी तो ज्यादा पैसा जमा कराएगी। आप सोच के देखो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ट्रेन की दुर्घटनाएं, ट्रेन की जो यात्रा करने वाली सवारी है ना,
भारत में करोड़ों यात्री सवारी करते हैं ट्रेन की, और दुर्घटनाएं ईश्वर ना करे कि हो, लेकिन बहुत ही नॉमिनल होती हैं। ऐसी स्थिति में इतने यात्रियों की जो बीमा राशि मिली और जितना दुर्घटना हुई, उसके मुकाबले इंश्योरेंस कंपनी ने बैग भर के पैसा कमा लिया। एग्जैक्टली हवाई जहाज की देखो, जिसकी एक्यूरेसी 99.999% के आसपास होती है कि भाई ये एक्सीडेंट ही नहीं होते, उनमें वो 300-400 रुपए का प्रीमियम ले रहे हैं आपसे सिक्योरिटी के नाम पर। और भाई साहब दुनिया भर में करोड़ों यात्री उड़ रहे हैं अंतरिक्ष आकाश में। भाई साहब बीमा कंपनियों का देखो बल्ले बल्ले हो रहा है। यही किसानों के केस में हो रहा है। किसानों का आंकड़ा आपके सामने है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के किसानों ने 5800 रुपए का तो प्रीमियम दे दिया कि हमारी फसल सुरक्षित कर लो महाराज, अगर कुछ हो गया तो फसल बचा लेना। लेकिन उनको मिला कितना? जब दुर्घटना हो भी गई तो कितना पैसा मिला? 823 करोड़, यानी कि ज्यादा बड़ी दुर्घटना ही नहीं हुई। कितना नेट प्रॉफिट हो गया कंपनी का, फसल बीमा कंपनी का? 5000 करोड़ रुपए। आप पूछेंगे तो इसमें फिर महाराष्ट्र सरकार क्या चाहती है? महाराष्ट्र सरकार कहती है कि बेटा ये बहुत हुआ सम्मान, अब सुनो क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि ये जो 5000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास बच रहा है ना, ये पूरा की पूरा पैसा हमें वापस दो। राज्य सरकार को मिलना चाहिए जितना भी इंश्योरेंस में एक्स्ट्रा पैसा कमाया है तुम लोगों ने, वो पैसा राज्य सरकारों को लौटाओ, हम ये चाहते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो अतिरिक्त पैसा आप लोग दबा के बैठ गए हो, ये हमें लौटाओ। यानी कि राज्य सरकारों को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। अब सोचिए साथियों कि इसका मतलब ये बात तो सही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 3 बातें अपनी गिनाई। पहली बात तो इन्होंने ये गिनाई कि सर डराते ज्यादा है और बीमा कम निकल के आता है, नुकसान किसान का होता है। इससे अच्छा तो ये है हम अपनी फसल बीमा योजना शुरू करें, कम से कम पैसा राज्य सरकार के पास तो आएगा। अभी तो सारी इंश्योरेंस कंपनी और केंद्र सरकार लेके चली जा रही है। दूसरा क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है ना, वो किसान से कहती है कि अगर नुकसान हो गया तो उसकी जानकारी ऑनलाइन दो। ऑनलाइन बेचारे किसान को भरना ही नहीं आता। तीसरा, जब तक किसान जानकारी भरता है तब तक वो टाइम बार हो जाता है, उसको समझ में आता है तब तक टाइम निकल चुका होता है, तो उसको पैसे का बेनिफिट नहीं होता। कई बार कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि साहब जो है ना, हम आप लोगों को पैसा नहीं देंगे, कारण यह है कि आपका डेटा फेक है। ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली किसान का तो नुकसान हुआ। विकल्प क्या दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, वो आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर बीड मॉडल अपनाइए। बीड मॉडल क्या है जरा वो समझ लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है केंद्र सरकार से कि यदि आपको ये बीमा करना ही है तो एक काम करिए, आप कंपनी से कहिए कि जितना प्रीमियम उसने लिया है किसान से, उसका 110%, मतलब 100%, मान लीजिए 100 रुपया लिया कंपनी ने तो 110 रुपया लौटा है। और अगर जो पैसा उसका ज्यादा खर्च हो रहा है ना 100 से ऊपर का, वो हमसे ले ले, हम देने को तैयार हैं, ऐसा राज्य सरकार ने कहा है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि कंपनी ऐसा नहीं मानती, कोई बात नहीं, हम दूसरा ऑप्शन देते हैं बीड मॉडल में उसको, वो जितना प्रीमियम चुकाती है चुका ले, उसके बाद 25% खुद के पास भी रख ले, लेकिन बाकी बचा पैसा राज्य सरकारों को लौटाए, ताकि हम उसके वजह से स्टेट के अंदर फंड का इंक्रीमेंट देख पाए। हमें ऐसा मॉडल नहीं चाहिए जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी तो हमसे कमाए और उसकी वजह से हमें नुकसान हो जाए। इस प्रकार से फॉरेक्स से निकल इससे इस बीमा प्लान से निकलने का योजना बना रहे हैं तमाम राज्य। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है। आपको समाधान पता होना चाहिए, समस्याएं समझ में आनी चाहिए। प्रीमियम के लागत में जो राज्य सरकारों को मिलने वाला पैसा है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। इस वजह से यह मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात अब तक समझ में आ गई होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये कभी पंजाब तो योजना में शामिल ही नहीं हुआ। महाराष्ट्र जो है वो इस योजना से अब बाहर निकलने का प्लान कर रहा है और उन्होंने कहा है कि यदि ये प्लान हमारा मान जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं मान जाते तो भी भाई साहब हम जो है खुद इससे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है ना? दीपांशु राव लिख रहे हैं सर बीड मॉडल समझ नहीं आया। बेटा बीड मॉडल का मतलब ये है कि पंजाब महाराष्ट्र सरकार कह रही है
कि जितना प्रीमियम कंपनी, जैसे आप देखो यहां पर अभी कितना प्रीमियम कलेक्ट किया था बेटा इन्होंने किया 31,561 करोड़ पूरे देश के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर 5800 करोड़ रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया। तो 5800 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया ना, तो इसका 110% क्या मतलब हुआ, 88, 55, 8, 5, 13, 6300 करोड़, 6300 करोड़ के आसपास जो धन है ना, वो लौटाए बीमा कंपनी वापस। 5800 ले रही है, 6300 लौटाए, जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ ना वो राज्य सरकारों से ले ले, राज्य सरकार दे देंगी, खुद के पास ना रख के बैठे। अभी तो 5000 करोड़ रुपए कंपनी रख के बैठ रही है, यानी किसानों से ना चाहते हुए भी पैसा कमाया जा रहा है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? सभी को बहुत बढ़िया बेटा। रवि, राजभर, कॉमेडी, अनु, विनय, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? ये सारी बातें समझ में आ गई ना? मैंने आपको यहाँ तक सारी बातें समझा दी है। एक चीज मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एक और बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि जो किसान सरकार से ब्याज लेता है या लोन लेता है ना, उसको जबरदस्ती ये योजना बेची जा रही थी। मान लीजिए किसी किसान ने लोन ले रखा है, तो उस लोन लेने वाले किसान के ऊपर ये तो जबरदस्ती चिपका दी कि तू उसको बेटा ये तो करना ही पड़ेगा, इस टाइप से, ठीक है ना। तो इसका भी विरोध हुआ है, और महाराष्ट्र का सजेशन अच्छा है, बीमा कंपनियां इस पैसे से कमा रही हैं बहुत सारा पैसा, उससे अब बचना चाहिए। मैं तो पहले ही कहता हूं कि सरकार ने बहुत तरीके से लोगों से पैसे कमाने का तरीका निकाला है। आज आपको नहीं पता, आप सबने प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुलवाया था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट आप सबने खुलवाया। आज प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट से आप देख लो, आपके तमाम प्रकार के बीमा जुड़े हुए हैं, आपका स्वास्थ्य बीमा जुड़ा हुआ है, दुर्घटना बीमा जुड़ा हुआ है, और जाने कौन कौन से बीमा जुड़े हुए हैं। सरकार उसमें से 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया करके उसमें से निकाल लेती है आपका। आप खुश कि कुछ हो गया तो लाख रुपया मिलेगा, लेकिन अब सोच के देखो 10 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ आबादी का 100-100 रुपया निकाल लिया गया तो कहां पहुंच गए? 6000 करोड़ रुपए तुरंत आपके महीने के महीने निकल रहे हैं। सरकार की चंग चांदी हो रखी है कि बोले बहुत बढ़िया चल रहा है। ये बीमा जो है ना, ये बहुत अल्टीमेट चीज है भाई। मतलब कोई भी सरकार बीमा करके कभी भी नुकसान में नहीं रहती, उल्टा बीमा तो एक प्रकार से समझो सरकार ने कमाई करने का एक बेहतरीन तरीका ढूंढ लिया है, जिसमें मानसिक रूप से आपको यह बताया जाता है कि हम आपकी केयर कर रहे हैं, लेकिन उसी के नाम पर लॉर्ड वेलेस्ली वाला नियम अपनाया जाता है, सहायक संधि वाला, कि बेटा तुम्हारी सुरक्षा मैं करूंगा, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सेना जो है ना वो आपके खर्च पर ही रहेगी। बिल्कुल केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो बीमा के नाम पर, जब भी बीमा शब्द आए ना समझ जाओ कि जेब पे तो नुकसान आप ही का हो रहा है, फुटेज सरकार खा रही है कि देखो हमने कितने लोगों का मुफ्त में इलाज करा दिया। भैया जबरदस्त चीज है, लॉर्ड वेलेस्ली मॉडल है ये, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए। हाँ भाई, शासन के अंदर जितनी भी अपन ने अभी आपको मतलब जानकारियां दी है, ये अभी आपको सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगी, तो परेशान ना हो, ये सारी जानकारियां आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। अच्छा, युद्ध काल के दौरान जिनेवा कन्वेंशन इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में चल रहा है। क्या है ये जिनेवा कन्वेंशन? आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, हाल ही के अंदर क्या हुआ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सुर्खियों में निकल करके आया। क्या निकल करके आया बेटा? हुआ ये कि दुनिया भर में इस समय यूक्रेन और रशिया के युद्ध की चर्चा चल रही है, लेकिन आपको पता होगा बहुत बार हम सुनते हैं कि रूस के इतने सैनिक मारे गए। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के नहीं मारे गए होंगे, यूक्रेन के भी मारे गए होंगे, यूक्रेन की जनता को भी नुकसान हुआ होगा। 3 मिलियन के आसपास यूक्रेन की जनता माइग्रेट कर चुकी है, बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ होगा। इसी बीच में युद्ध से संबंधित एक नियम निकल के आता है, और उसका नाम है जिनेवा कन्वेंशन, जो कि इन दिनों सुर्खियों में है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए बनता है, कितने देशों ने इसमें साइन कर रखा है? तो 196 देशों ने इसके अंदर साइन कर रखा है। तो आज हम ये समझेंगे कि युद्ध के दौर में व्हाट आर दी जिनेवा कन्वेंशंस गाइडलाइंस ड्यूरिंग वॉर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन इस समय बहुत बड़ी सुर्खी में है। क्या है आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, बात है 1859 की। असल में 1859 ना समझ के समझिए 1864 की बात है। देखिए, जिनेवा कन्वेंशन के लिए 4 चरण में प्रावधान हुआ, 1864, 1906, 1929, और फिर फाइनली जिसको आज हम पढ़ते हैं वो है 1949। ये 4 बार 4 राउंड में चर्चाएं हुई, ये बात की कि यदि कभी युद्ध हो जाए तो युद्ध होने पर जो व्यक्ति हारा या जो सेना हारी, उस हारने वाले के साथ किस प्रकार का यानी कि मतलब व्यवहार किया जाएगा, इस बात को लेकर के जो बातें हुई ना, वो जिनेवा कन्वेंशन है।
ठीक है ना। तो यानी कि एक प्रकार से समझिए कि जो मतलब वॉर के अंदर जो लोग मारे गए या परेशान हुए या फिर जो एक तरह से गिरफ्तार हो गए, उनके साथ किस प्रकार की मतलब व्यवहार किया जाएगा, इसके लिए जो कन्वेंशन बना वो जिनेवा कन्वेंशन कहलाता है। आर्टिकल 3 जो कि जिनेवा कन्वेंशन का 12 अगस्त 1949 को साइन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जब दो फोर्सेस आपस में लड़ाई लड़े तो आपस में उनकी लड़ाई लड़ते समय किस प्रकार से सिविलियंस के साथ या हारी हुई सेना के साथ बर्ताव किया जाएगा, वो इस कन्वेंशन के अंदर हुआ। ये फोर्थ कन्वेंशन, मैंने टाइम फ्रेम आपको बता दिया है, 1864, 1906, 1929 और 1949 के अंदर, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये जो जिनेवा कन्वेंशन है, इसके अंदर क्या कहा गया, जरा उसको ध्यान से समझिए। कहा गया कि जब भी इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो प्रिजनर ऑफ वॉर यानी कि पीओडब्ल्यू जो है, उनके साथ में बर्ताव कैसे किए जाने चाहिए। जिनेवा कन्वेंशन जिसको कि 196 देशों के द्वारा, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के द्वारा साइन किया गया है, उनका कहना यह है कि जब भी युद्ध हो तो ऐसी स्थिति के अंदर जो युद्धरत जो देश हैं या फिर युद्धरत जो आपसी दुश्मन हैं, उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन बर्ताव किया जाना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन बर्ताव का अर्थ यह हुआ कि उनके साथ बर्ताव करते समय इस बात का ख्याल प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए कि कहीं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। कैसी दिक्कत ना हो? उन्हें दिक्कत इस प्रकार की ना हो कि उन व्यक्तियों के साथ में कुछ इनह्यूमन बिहेवियर किया गया हो। इनह्यूमन बिहेवियर का मतलब होता है कि ना तो उनको उनके नाम के अलावा, उनके पदभार के अलावा, उनके रैंक के अलावा उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। युद्ध बंदियों के लिए यह कहा गया कि आप किसी भी युद्ध बंदी को अपमानित नहीं कर सकते, ना ही उसे डरा धमका सकते हैं। साथ में किसी भी युद्ध बंदी का मतलब होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ में आप किसी जाति, धर्म, रंग, रूप आदि के आधार पर कुछ भी विभेद नहीं कर सकते। वो व्यक्ति आपको केवल अपनी रैंक और पदनाम बता सकता है, इसके अलावा आप उसके साथ कुछ भी बात नहीं करेंगे। कन्वेंशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि जैसे ही युद्ध समाप्त हो, आपको प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वापस उसी देश को लौटाना होगा। युद्ध बंदियों को युद्ध के समाप्त होते ही आपको लौटाना होगा। आपको मालूम होगा 1971 में जब हमने, भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था, तो हमने जो 93,000 पाकिस्तानी सैनिक पकड़े थे, उनको वापस हमने लौटाया, क्योंकि भारत भी जिनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। क्योंकि भारत ने जिनेवा कन्वेंशन की बातों को मानते हुए प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ससम्मान उनके देश वापस भेजा। ये प्रक्रिया जो है, ये जिनेवा कन्वेंशन को मानने के कारण आती है। आपको ये मालूम होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय रूप से यह प्रक्रिया जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के लगभग सभी देश इस बात को पूरी तरह मानते हैं, भले ही युद्ध में कोई देश शामिल हो या ना हो। यदि उसके पास में कोई भी प्रिजनर है या कोई सिविलियन है, कोई प्रिजनर के रूप में उसके पास है, तो उसको ससम्मान लौटाने की जो बातें हैं वो इसमें की गई है, ठीक है ना। यहां पर याद रखने की बात यह है कि इस कन्वेंशन का जो आर्टिकल नंबर 3 है वो कहता है कि किसी भी प्रिजनर के साथ में अगर कोई भी मेडिकल कंडीशन खराब है तो उसका ट्रीटमेंट बड़े प्रॉपर तरीके से दुश्मन सेना के द्वारा कराया जाएगा। उसको किसी भी प्रकार से आप मतलब वो नहीं कर सकते, डरा धमका नहीं सकते। ये विषय भारत में भी सुर्खियों में आया था जब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में जाकर के अपने विमान से रुके थे, तो उस समय पर जिनेवा कन्वेंशन सुर्खियों में आया था। वर्तमान में यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के अंदर भी यह चर्चा निकल करके आ रही है। तो उम्मीद है आप सभी साथियों ने यह प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। बहुत बड़ा विश्लेषण हो चुका है, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुका हूं। एक प्रश्न है, हालांकि इस प्रश्न की मुझे थोड़ी सी मतलब जानकारी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने जितने न्यूज़पेपर पढ़े उसमें ये जानकारी मिली, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुई मेरे ये वाली बात। आपके हो जाए तो आप बता देना कि अंटार्कटिका में यार 70 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है, और ये छोटे मोटे अखबार नहीं कह रहे यार, आप इसको देखो। ये वॉशिंगटन पोस्ट जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, वो कह रहा है इट्स 70 डिग्री वार्मर देन नॉर्मल इन ईस्टर्न अंटार्कटिका। यार ये बात ना मेरे मतलब एकदम ऐसी जा रही है कि मैं क्या बताऊं, पढ़ा भी रहा हूं लेकिन कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं। 70 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। हो सकता है, मान लीजिए वहां पे पहले -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता हो, आज वहां 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है प्लस का, तो ऑब्वियस सी बात है 70 बढ़ गया। लेकिन यार ये बहुत बड़ा फिगर होता है।
वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि अंटार्कटिका के क्लाइमेट के अंदर एक ऐसा परिवर्तन नोटिस किया गया है कि आप उसको मतलब नॉर्मल से 70 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर चला गया। यार ये मतलब मेरे तो एकदम ऊपर से जाने वाली बात है। आप इसको ऐसे देखिए, अंटार्कटिका में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं लिख रहा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला गया है। मैं ये मानता हूं भाई कि अगर इतना परिवर्तन हुआ है ना, तो निश्चित ही ये चिंता का विषय है। आपको अंटार्कटिका के बारे में पता होना चाहिए कि इसको नो मैंस लैंड के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, हालांकि वो माइनस में रहता है, आप इधर देखिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का तापमान जाता है। -70 से अगर सकारात्मक रूप से ऊपर आ रहा है और वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंचा है, आप इधर देखिए 11 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इनका अधिकतम दर्ज हुआ है, तो भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है ये। हालांकि ये है ना अभी भी माइनस में, इसका मतलब ये अभी भी नकारात्मक ही है, बर्फ जमी हुई है। लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। ऐसा यहां से निकल करके आता है भाई, अपने तो ऊपर से जा रहा है, लेकिन अंटार्कटिका में ये बात हुई है। चिंता की बात बहुत है, क्योंकि अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघल गई ना जनाब, तो एक तथ्य है जिसमें कहते हैं कि 200 फीट तक जमीन का पानी जो है ना वो ऊपर बढ़ जाएगा। ये तथ्यात्मक जानकारी है जनाब। देखिए, मैंने आपको 5 बेहतरीन सवाल प्रॉपर तरह से एनालाइज कराने का प्रयास किया है। आज का आरएनए आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास पूरी होने के बाद कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगा। तमाम प्रकार के सब्सक्रिप्शन के लिए अंकित 10 सब्सक्रिप्शन चालू है। कल भी आरएनए होगा, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा, यानी 99.99%। लेकिन परिस्थितियां पूरे टाइम मेरे कंट्रोल में नहीं हो पाई तो शायद कल ना हो। आप तो इसी तरह से तैयार रहें कि कल आरएनए होगा, ठीक है। यहां से आगे जो प्रश्न है वो इंफॉर्मेटिव प्रश्न है, उन्हें आप खुद पढ़ लीजिएगा। 10 प्रश्न यहां पर आगे दिए हुए हैं, तो फिलहाल के लिए मुझे वो जरूरी नहीं लगते कि मैं आपको उन्हें पढ़ाऊं। मैं अपने सेशन को यहीं रोकता हूं, आप उन प्रश्नों को स्वतः पढ़ लीजिएगा, कंटेंट में लगे हुए मिल जाएंगे। प्रॉपर तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, कहां पे क्या किया गया, कैसे किया गया। समय मिलेगा तो कभी हम इनको भी करा देंगे। बाकी ये सब फैक्चुअल डेटा प्रश्न है, इन्हें आप खुद याद कर लीजिएगा। आपको कैसा लगा आज का सेशन? क्या आपका आरएनए वापस आपको दिखाई दे रहा है? आपको अगर हमारा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर अपने इस सेशन को सभी साथियों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर कोई सा भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, उस पर 10% का डिस्काउंट आपको इमीडिएटली प्राप्त होता है। मैं आपको याद दिला दूं कि यूपीएससी के विद्यार्थी जो तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी पर उनके लिए 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। वो ईएमआई का लाभ उठा सकते हैं, ईएमआई के माध्यम से अपनी जो फीस है उसको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आसान किश्तों में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइकॉनिक प्लान अवेलेबल है जिसमें प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाती है। बहुत से बच्चों की एसएससी कैटेगरी के अंदर मेरी क्लासेस अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं, उनकी क्लासेस भी जल्दी ही मैं कंप्लीट करा दूंगा। जो उनका इकोनॉमिक्स का सेशन बचा हुआ है वो एसएससी कैटेगरी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बेफिक्र रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। शुभ रात्रि।